गांव के स्कूल के छात्रों की नजर में शिक्षा का महत्व कुछ और ही था। जब एक दिन उन्होंने अपने पढ़ाई को एक नए दृष्टिकोण से देखा। छात्र राजेश और रमेश जो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे थे, उनके दिल और दिमाग में एक हलचल थी। एक हंसी मजाक भरे संवाद के दौरान उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अपने कर्तव्यों पर गौर किया। लगा लो पबजी लगा लो। मैं तो कह रहा हूँ साला पढ़ना लिखना बेकार है, ये रील सील्स बनाते हैं और फेमस हो जाते हैं। क्यों? अबे अरे यार ये न्यूज़ देख तो। क्या हुआ? दिखा। जोशीमठ तो गया ब्रो। ये देख सबको हटा रहे हैं वहां से। अबे हमारे चमोली जिले में पता नहीं क्या हो रहा है भाई। पहले वो केदारनाथ, फिर वो रेणी, और अब ये जोशीमठ। जो हो रहा होगा यार, ये सब बड़े लोगों की बातें हैं, वही जाने। खैर हमें क्या, छोड़। अबे सामने बंदा है, वो देख यार। इनकी सारी बातें पास से गुजर रहे उनके विद्यालय के शिक्षक सुन लेते हैं और फिर शिक्षक उन्हें डांटकर आवाज लगाते हुए कहते हैं, तुम दोनों आजकल कहाँ हो भाई, और स्कूल क्यों नहीं आ रहे? माँ साहब वो मेरी तबीयत खराब थी और खेत का भी थोड़ा काम था। शादी थी माँ साहब गाँव में बहन की, तो गाँव गया था। अरे बगलो, तुम्हारा इस साल 12वीं की बोर्ड का इम्तहान है। तुम्हें अपने जीवन में कुछ करना है कि नहीं? ये जो मोबाइल में आप गेम और मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ये गलत है, बेकार है, मैं बता रहा हूँ। अरे माँ साहब क्या करेंगे पढ़ लिख कर? जब तक हम दोनों बड़े होंगे तब तक तो ये धरती हमारे जीने लायक ही नहीं बचेगी। और नौकरी के लिए कहाँ जाएंगे? वो दिल्ली। दिल्ली तो गैस की चैम्बर बनी पड़ी है। इससे अच्छा तो यही है कि अपने गांव में रहो, अपनी मर्जी का काम करो। क्यों रमेश? बिल्कुल। और जब ये ईश्वर ही नहीं चाहता कि हम मनुष्य और जिएं, तो हम क्या ही कर सकते हैं। पता नहीं क्यों उस ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा। खैर माँ साहब, हमें अपने में ही लगे रहने दीजिए, जाइए आप। छात्रों की बात सुनकर अध्यापक सोच में पड़ जाते हैं और अपने रास्ते चलने लगते हैं। थोड़ा दूर चलते ही अध्यापक अचानक रुक जाते हैं और रुककर सोचने लगते हैं। तभी वह छात्रों की तरफ आने लगते हैं और छात्रों के पास में ही बैठकर अपने बैग से फल निकालते हुए कहते हैं, ये लो, तुम भी लो, लो ले लो। अच्छा सुनो, अब हम जब बैठ ही गए हैं तो इस विषय पे बात ही कर लेते हैं। माँ साहब क्या करेंगे बात करके, और क्या हो जाएगा बात करके? अरे यार, अब कुछ हो ना हो, इस केले के बदले में कुछ बातें तुम्हें मुझसे सीखकर जानी ही पड़ेंगी, और क्या पता हमारी इन बातों से कुछ रोचक और नया निकल ही आए। ठीक है माँ साहब, कहो फिर कुछ आप। अब हमारी बातें तो आपने सुन ही ली है। हाँ, तो हमारी इस प्यारी प्रकृति में हम मनुष्यों के बढ़ते दखल के कारण ही हमारी प्रकृति का मिजाज बिगड़ा है। मौसम परिवर्तन के भयानक परिणामों के रूप में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। पिछले साल पहले रैणी गांव में असमय ग्लेशियर फटने से आई भीषण आपदा, और ये पिछले साल जोशीमठ में जमीन में आई बड़ी बड़ी दरारों के कारण आपदा जोखिम, और याद है वो 2013 में केदारनाथ आपदा। और ये तो सिर्फ उत्तराखंड के उदाहरण हैं, और पूरी दुनिया में अगर देखें तो कहीं पर प्रलयंकारी सूर्य तपन, कहीं स्नो स्टॉर्म्स, कहीं पर सुनामी, कहीं हरिकेन, कहीं सूखा, कहीं पर सैलाब, और कहीं पर जंगलों में बढ़ती भयानक आग। और आजकल ही देख लो, दिल्ली और नोएडा में वायु प्रदूषण का स्तर तो बेहद खतरनाक स्थिति तक पहुंच गया है। माँ साहब, तो क्या ये हम मनुष्यों की जिम्मेदारी नहीं है कि हम पृथ्वी के साथ सुलह कर सकें? मैंने सुना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं। क्या यह बात सच है? हाँ राजेश, ग्लोबल वार्मिंग के ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प द्वारा ही गर्मी को फंसाया गया है। और ये गैसें मानवीय गतिविधियां जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने, वनों की कटाई, कृषि और उद्योग से ही उत्सर्जित होती हैं। सर, ये ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम क्या है? देखो बेटा रमेश, ग्लोबल वार्मिंग के कई परिणाम हैं,
जिनमें से कुछ हैं बर्फ की चोटियां व ग्लेशियरों के पिघलने के कारण समुद्र का स्तर बढ़ना, चरम मौसम की घटनाएं जैसे गर्मी की लहरें, सूखा, बाढ़, तूफान, चक्रवात और जंगल की आग। इससे फसल खराब होना, पानी की कमी, स्वास्थ्य समस्याएं और जान माल की हानि हो सकती है। तापमान, वर्षा, मिट्टी की नमी और समुद्र के स्तर में परिवर्तन के कारण जैव विविधता और आवास का नुकसान अलग। ये कई पौधों और जानवरों के अस्तित्व और वितरण को प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से वो जो स्थानीय, लुप्तप्राय या जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं। सर ये तो बहुत डरावना है। क्या हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने या धीमा करने के लिए कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल कुछ कर सकते हैं। हम जलवायु परिवर्तन को कम करने और अनुकूलन के लिए व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर जरूर कुछ प्रयास कर सकते हैं, जिनमें से सौर, पवन, पनबिजलियाँ और जैव ईंधन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करके हमारे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, हम LED बल्ब, सोलर कुकर, इलेक्ट्रिक वाहन और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग जैसे अपने दैनिक जीवन में प्रकृति अनुकूलन जैसे अभ्यासों को अपनाकर अपनी ऊर्जा दक्षता को सुधार सकते हैं। हमें अधिक पेड़ लगाकर वनों, आर्द्र भूमियों और वन्य जीवन की रक्षा करके हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना ही होगा। और इसके साथ ही हम जैविक खेती, फसल चक्र, मल्चिंग और वर्षा जल संचयन का उपयोग भी कर सकते हैं। हमें अपने द्वारा पैदा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट को कम करके हमारी सामग्रियों का उपयोग करके स्थानीय और जैविक उत्पादों को खरीदकर एकल उपयोग प्लास्टिक और डिस्पोजेबल वस्तुओं से परहेज करके हमारे उपभोग और जीवन शैली को बदलने की ज़रूरत है। जलवायु परिवर्तन के कारणों और प्रभाव के बारे में अधिक जानकर और सीखकर अपनी जागरूकता व हरित बुद्धिमत्ता को बढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें इन बातों को नए उभरते हुए डिजिटल माध्यमों जैसे YouTube, लिंक्डइन और विभिन्न प्रकार की हरित तकनीकों से संबंधित वेबसाइटों आदि से सीखकर इन बातों को अपने दोस्तों, परिवार, समुदाय के सदस्यों तक भी फैलाने की आवश्यकता है। हम उन पर्यावरण समूहों, अभियानों और आंदोलनों में भी शामिल हो सकते हैं या उनका समर्थन कर सकते हैं जो जलवायु संतुलन को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। तो देखा तुमने, हम जलवायु परिवर्तन के सामने असहाय या निराश नहीं हैं। हमारे पास बदलाव लाने की क्षमता और शक्ति दोनों हैं। और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें अपनी कार्यवाही करनी ही होगी। याद रखो, हमारे पास केवल एक ही पृथ्वी है और इसे बचाने का एक ही मौका। सर आपकी बात सुनकर और मानव जीवन और पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों को जानकर मुझे एहसास हो गया है कि जलवायु परिवर्तन के लिए कार्रवाई करना और हमारे कार्बन पदचिह्नों को कम करना कितना महत्वपूर्ण है। सर, मैं दुनिया भर में विकसित और क्रियान्वित की जा रही हरित प्रौद्योगिकी के बारे में और जानना चाहता हूं, और ये भी कि उनके द्वारा हमारे क्षेत्र के पर्यावरण संतुलन हेतु समाधान में मैं कैसे योगदान दे सकता हूं। इसलिए मैंने हरित प्रौद्योगिकी में नवीनतम नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर खुद को शिक्षित करने के लिए विभिन्न डिजिटल स्रोतों जैसे YouTube, वेबसाइट, लिंक्डइन आदि का उपयोग करने का निर्णय लिया है सर। और सर मेरा भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इस ग्रीन डिजिटल मीडिया के बारे में थोड़ा जानकारी देने के लिए अपना सुझाव और समय देंगे। सर, मुझे लगता है कि ये हरित मीडिया स्रोत उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी और सुलभ है जो अपनी हरित बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं। मैं जो कुछ भी सीखूंगा उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ग्रीन मीडिया के विभिन्न स्रोतों से सीखकर मैं एक अधिक जागरूक विज्ञान संचारक युवा बन सकता हूँ। सर, आपकी इन बातों को सुनकर मुझ में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। तो बच्चों, इसी ऊर्जा के साथ स्कूल पहुंच जाओ और हर दिन कुछ न कुछ सीखने की प्रक्रिया जारी रखो, तभी तुम अपनी धरती को और अपने भविष्य को बचा पाओगे। केले खा लो, केले खा। सर, माजी इस चर्चा के माध्यम से छात्रों ने समझा कि वे आपसी सहयोग और समर्थन से मिलकर अपने गांव को और भी सुरक्षित और हरित बना सकते हैं। इसके साथ ही वे डिजिटल ग्रीन मीडिया के साधनों का उपयोग करके अपने सामुदायिक उत्थान की कड़ी मेहनत में भी सहायक हो सकते हैं।